क्या हो अगर हम किसी जीव के छिपे हुए जेनेटिक राज को देख सकें। आज हम जेनेटिक्स के एक ऐसे ही जासूसी टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो ठीक यही काम करता है। तो सोचिए, हमारे सामने एक जीव है जिसमें एक डोमिनेंट ट्रेट यानी एक प्रभावी गुण दिख रहा है, लेकिन उसकी जीन्स असल में क्या कह रहे हैं? क्योंकि जो हम देखते हैं यानी फिनोटाइप और जो उसकी असली जेनेटिक बनावट है मतलब जीनोटाइप, उसके बीच एक रहस्य छिपा हो सकता है। चलिए मेंडल के मशहूर मटर के पौधे का क्लासिक उदाहरण लेते हैं। इस पौधे में बैंगनी फूल है, ये तो हमें दिख रहा है, पर सवाल ये है कि इसका जेनेटिक कोड होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कैपिटल ए है या हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए। सिर्फ देखकर तो ये बताना नामुमकिन है। तो फिर इस जेनेटिक पहेली को सुलझाएं कैसे? यहीं पर एंट्री होती है ग्रेगर मेंडल की एक शानदार तकनीक की, एक ऐसा टूल जो हमें वो देखने में मदद करता है जो आंखों से नहीं दिखता। इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब इसकी परिभाषा बहुत सीधी सादी है। ये एक ऐसा जेनेटिक क्रॉस है जिसमें हम एक अनजान डोमिनेंट जीनोटाइप वाले जीव का क्रॉस उसी गुण के लिए एक होमोजाइगस रिसेसिव यानी समयुग्मजी अप्रभावी जीव के साथ कराते हैं। यही है हमारा मेन जासूसी टूल। लेकिन एक मिनट, हम होमोजाइगस रेसेसिव पार्टनर यानी स्मॉल ए को ही क्यों चुनते हैं? इसकी वजह बहुत जरूरी है। देखिए, रिसेसिव पार्टनर के पास छिपाने के लिए कोई डोमिनेंट अलील होता ही नहीं। इसलिए अगर हमारे मिस्ट्री पेरेंट के पास कोई छिपा हुआ रिसेसिव अलील यानी स्मॉल ए है तो वो बच्चों में सामने आ जाएगा। अगर हम डोमिनेंट पार्टनर कैपिटल ए से क्रॉस कराते तो वो तो किसी भी छिपे हुए रिसेसिव अलील को दबा देता और हमें कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो क्रॉस तो कर लिया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, नतीजों को समझने पर। इस केस को सुलझाने के सारे सबूत हमें बच्चों यानी ऑफस्प्रिंग से मिलते हैं। उनकी खासियतें ही पूरी कहानी बयान करती हैं। अब देखिए, यहाँ दो ही बातें हो सकती हैं, दो ही सिनारियोज बन सकते हैं। ये पनेट स्क्वायर हमें दिखाते हैं कि हमारे मिस्ट्री पेरेंट के असली जीनोटाइप के आधार पर नतीजा क्या हो सकता है। एक तरफ होमोजाइगस डोमिनेंट का केस है और दूसरी तरफ हेटेरोजाइगस का। चलिए पहले केस पे फोकस करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा मिस्ट्री पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है यानी कैपिटल टी। यहाँ हम पौधे की लंबाई का उदाहरण ले रहे हैं। तो नतीजा क्या होगा? बहुत सिंपल। मिस्टीरियस पेरेंट से सभी बच्चों को एक डोमिनेंट अलील टी मिलेगा और टेस्टिंग पेरेंट से सभी को एक रेसेसिव अलील स्मॉल टी मिलेगा। इसका मतलब 100% बच्चों का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा और फिनोटाइप के तौर पर वो सभी लंबे दिखेंगे, एक भी बौना पौधा नहीं। अब आते हैं दूसरे और ज्यादा मजेदार केस पर। क्या होगा अगर हमारा मिस्ट्री पेरेंट हेटेरोजाइगस है मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी? असली जासूसी का काम यही होता है। अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस है तो हमें एक बहुत ही खास और रिवीलिंग रेशियो मिलता है, 1:1, 1:1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 50% बच्चों को मिस्ट्री पेरेंट से डोमिनेंट अलील टी मिलेगा और बाकी 50% को मिलेगा रिसेसिव अलील टी। नतीजा, हमें 50% लंबे और 50% बौने पौधे मिलेंगे। तो जैसे ही आपको एक भी रिसेसिव फिनोटाइप वाला बच्चा दिखा, बस केस सॉल्व, हमारा मिस्ट्री पेरेंट पक्का हेट्रोजाइगस है। ये पावरफुल टूल सिर्फ एक गुण तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे एक से ज्यादा जीन्स की एक साथ जांच करने में हमारी मदद करता है। इसे कहते हैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। यहाँ हम एक ऐसे जीव की जांच कर रहे हैं जो दो जीन्स के लिए हेट्रोजाइगस है, जैसे कि RRYY, और इसका क्रॉस हम कराते हैं एक डबल होमोजाइगस रिसेसिव पार्टनर यानी स्मॉल RR स्मॉल YY के साथ, और नतीजा हमें मिलता है एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल अनुपात 1:1:1:1। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हेट्रोजाइगस पेरेंट है वो 4 अलग अलग तरह के गैमेट्स बना सकता है, और जब ये रिसेसिव पेरेंट के एक ही तरह के गैमेट से मिलते हैं तो 4 अलग अलग तरह के फिनोटाइप वाले बच्चे पैदा होते हैं, वो भी बराबर संख्या में। ये डोनट चार्ट इस 1:1:1 अनुपात को बहुत ही साफ साफ दिखाता है। हर फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन 25% बच्चों में दिखता है। ये मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम का एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, ये सब तो हुई थ्योरी की बात, पर क्या असल दुनिया में इसका कोई इस्तेमाल है? बिल्कुल है। ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, इसके बहुत प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी हैं।
जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग में ये पक्का करने के लिए कि फसल की नई किस्में अपने अच्छे गुणों के लिए ट्रू ब्रीडिंग यानी होमोजाइगस हैं। एनिमल हस्बेंड्री में इसे प्रोजेनी टेस्टिंग कहते हैं, मतलब बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर पिता की जेनेटिक वैल्यू का अंदाजा लगाना। और हाँ, जेनेटिक रिसर्च में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, जैसे ड्रोसोफिला मक्खियों में जीन्स का पता लगाने के लिए। ये कोटेशन प्रोजेनी टेस्टिंग के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाता है। किसी जीव के बच्चों की औसत परफॉर्मेंस ये बताती है कि उस गुण के लिए पेरेंट का जेनेटिक योगदान कितना है। तो चलिए अब आखिर में टेस्ट क्रॉस को इसके ऐतिहासिक संदर्भ में रखते हैं और देखते हैं कि आज के ज़माने में हम इससे कितना आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, हर तकनीक की कुछ सीमाएं होती हैं और टेस्ट क्रॉस की भी हैं। पहली बात तो ये कि इसमें समय बहुत लग सकता है, फिर भरोसेमंद नतीजों के लिए आपको बहुत सारे बच्चे चाहिए होते हैं, और ये अपूर्ण प्रभाविता या सहप्रभाविता जैसे मामलों में काम नहीं करता। आज हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग और जीनोम मैपिंग जैसी बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक्स हैं जो हमें सीधे और ज़्यादा तेज़ी से जीनोटाइप का विश्लेषण करने देती हैं। तो अब टेस्ट क्रॉस एक मौलिक अवधारणा की तरह है जिसने आगे की रिसर्च की नींव रखी। सोचिए, मेंडल के क्रॉस ने अपने ज़माने के जेनेटिक रहस्य सुलझाए थे। तो सवाल ये है कि आज के ये कटिंग एज टूल्स अगली कौन सी छिपी हुई जानकारी हमारे सामने उजागर करेंगे। आखिर विज्ञान का सफ़र कभी रुकता नहीं, ये हमेशा नए रहस्यों को सुलझाने के लिए आगे बढ़ता रहता है।